आपको आज की डे 4 की वीडियो में हमारे कोविड-19 कोरोना बीमारी के सफ़र में खुश आमदीद। आज डे 4 की वीडियो में हम मॉडरेट इलनेस को डिस्कस करेंगे और ये वो स्टेज है जो हमारी डे 4 की वीडियो है। ये इंतहाई अहम है। अहम इस लिहाज से है कि डे 4 ये हम क्रॉस रोड्स पे खड़े होते हैं या जिसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, कि यहाँ से वो सफ़र शुरू होता है कि या अल्लाह ना करे ख़तरनाक सफ़र जो मरीज़ सीरियस हो जाता है या क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है, और या मॉडरेट स्टेज से मरीज़ ठीक होके 14 डेज़ में रिकवर हो जाता है और अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर लेता है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट डे है जिसके ऊपर हम बहुत इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। हाँ, आज की वीडियो शायद थोड़ी सी बोरिंग होगी, थोड़ी सी टेक्निकल होगी, साइंटिफिक होगी, तो अभी आप बैकग्राउंड का व्यू एंजॉय करें। लेकिन कमिंग टॉक में हम बहुत सीरियस चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इन चीज़ों को मिस ना करें। और वैसे भी ये आज बहुत अच्छी धूप है और मौसम भी अच्छा है, और धूप का तो मैं वैसे भी कहता हूँ दिस इज़ ऑल विटामिन डी, और विटामिन डी की इम्पोर्टेंस का आपको बखूबी अंदाज़ा है। और साथ में डिस्क्लेमर भी आपको मैं देना चाहूँगा कि इस टॉक के दौरान हम जितनी बातें करेंगे ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, और ये किसी मरीज़ की ट्रीटमेंट के लिए या ख़ुद से इस टॉक से कोई चीज़ आप सीख के किसी मरीज़ का इलाज खुद से करना शुरू कर दें, इससे नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ अगर कोई भी मरीज़ हो तो वो हमेशा अपने फिजिशियन से रब्ता करे इलाज के सिलसिले में। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको लेटेस्ट करंट अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज अबाउट कोविड-19 उस पे बात हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इट्स अ नोवेल डिजीज़, नई बीमारी है। शुरू में 1 साल पहले जब ये बीमारी आई थी हमारे पास शायद इतना एविडेंस, इतनी स्टडीज़ और इतना नॉलेज नहीं था या इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसमें तमाम दुनिया में डॉक्टरों को इस बीमारी का इलाज करने में बहुत दुश्वारी हुई, दिक्कत हुई और बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई। और इस वीडियो में भी कोई मिस्टेक या कोई ऐसा करंट नॉलेज या इंफॉर्मेशन, कोई स्टडीज़, डाटा जो अभी रिसेंटली इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसके बाद आए, तो हम बाद में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, प्लीज़ प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करें। और इस इंफॉर्मेशन से, इन मालूमात से आप अगर ध्यान से सुने तो बहुत सारी कीमतें जानें बचा सकते हैं। या हेल्थ केयर वर्कर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और जो मैंने कहा कि मेडिकल एरर्स, प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स, जिनकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एट एवरी स्टेज ऑफ डिजीज़ डिलेड डायग्नोसिस, रॉन्ग मेडिकेशन, और स्वेयर स्टेज के अंदर हॉस्पिटल प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स दैट इज HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नेमोनिया जिसको हम वैन कहते हैं, या सेंट्रल ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, इनकी वजह से भी बहुत सारी कीमतें जाने ज़ाया हुई, जिसको हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह। जैसा हमने डे 1 से स्टार्ट किया था और हमने स्टार्ट लिया था एसिम्प्टोमेटिक इलनेस, तो एसिम्प्टोमेटिक इलनेस को और उसके बाद माइल्ड स्टेज को एक मरतबा फिर स्लाइड्स हम चला लेते हैं जल्दी से, ताकि रिकॉल हो जाए और हम आज की टॉपिक पे अपनी डिस्कशन शुरू करें जो कि मॉडरेट स्टेज डिजीज़ की है। वो इंडिविजुअल जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, और चाहे वो वायरोलॉजी PCR टेस्ट हो या एंटीजन टेस्ट हो, और उनमें कोई अलामात ना हो या मामूली अलामात हो, तो वो मामूली अलामात के साथ इस बीमारी से रिकवर कर जाते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस होते हैं। मोर देन 80% जो है एसिम्प्टोमेटिक ये डिज़ीज़ गुजारते हैं, उनमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। लेकिन डॉक्टर से मशवरा करना, डॉक्टर के अंडर केयर रहना, अपने फिजिशियन के साथ राब्ते में रहना, ये इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी स्टेज थी माइल्ड इलनेस, उन लोगों में जिनमें मुख्तलिफ अलामात जो कोविड-19 डिजीज़ या कोरोना बीमारी की हैं, अलामात हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ लिखी भी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। और उनमें अभी फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट की या लंग इन्वॉल्वमेंट या जिसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये डेवलप नहीं हुआ होता।
तो ये माइल्ड स्टेज केसेस होते हैं और इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन अमूमन नॉर्मल होती है, 97, 98, 99 इज़ गुड। और अगर 96 तक भी चली जाती है तो अच्छी वेंटिलेशन के साथ, और जो आपको हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं उन पे अमल करके ये जो है बीमारी को घर पे ट्रीट किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा मॉडरेट इलनेस, जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनिए प्लीज़। मॉडरेट इलनेस हम उसको कहेंगे जिसमें वो कोरोना से मुतासिर अफराद या कोरोना बीमारी के मरीज़ जिनमें लो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की अलामात मौजूद हों। जिसका मतलब है कि फेफड़ों के निचले हिस्से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम दो में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गले की खराश, नाक का बंद होना, वो अलामात हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अलामात, जिसमें सबसे बड़ी अलामत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अगर आपका सांस फूल रहा है और दूसरी अलामात मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आप मॉडरेट स्टेज पे हो सकते हैं। और टेक्निकली स्पीकिंग ऑक्सीजन जो है वो अगर पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करेंगे तो आपकी ऑक्सीजन 94 पर या इससे ऊपर हो, 94 तक जब आ जाती है तो दिस इज़ मॉडरेट इलनेस। और मॉडरेट इलनेस जो है इसमें मरीज़ का पल्स रेट, जिसको हम कहते हैं 1 मिनट में कितनी बार मरीज़ सांस लेता है, तो वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। नॉर्मल, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 12 से 16 मरतबा एक नॉर्मल इंडिविजुअल 1 मिनट में सांस लेता है। अगर मरीज़ की सांस लेने की रफ्तार तेज़ हो जाए और वो 24 तक पहुंच जाए तो ये मॉडरेट स्टेज इलनेस होगी। मॉडरेट स्टेज इलनेस को हम क्लिनिकली असेस कर सकते हैं, पेशेंट की अलामात के साथ असेस कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो इस स्लाइड के अंदर नहीं लिखी हुई उनके भी बहुत ज़्यादा उनको गौर से सुने कि इसमें हम पेशेंट के कुछ टेस्ट कर चुके हैं। जैसे मैं बेसलाइन टेस्ट की बात कर चुका हूँ, कंप्लीट ब्लड काउंट कर चुके हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कर चुके हैं, उससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दिस इज़ द स्टेज जहाँ हमें मरीज़ का एक्सरे या सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। एक्सरे और सीटी स्कैन को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। सीटी स्कैन के ऊपर अगर मरीज़ की लंग इन्वॉल्वमेंट या लंग इन्फिल्ट्रेट्स मौजूद हैं और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट में लिख देता है कि लंग इन्वॉल्वमेंट जो है वो 50% से कम है, जिसको हम CTSS स्कोर कहते हैं, वो डिटेल्ड रिपोर्ट आप डॉक्टर के पास, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स के पास वो मौजूद होती है, या पेशेंट खुद भी देख सकता है। 19 इज़ द कट ऑफ वैल्यू। अगर CTSS स्कोर क्या है, आज इसको CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्वेरिटी स्कोर या CT स्वेरिटी इंडेक्स, ये अगर किसी मरीज़ का 19 से ऊपर हो तो वो नेक्स्ट स्टेज डिजीज़ में है, जिसको हम स्वे स्टेज डिजीज़ कहते हैं, उसका हॉस्पिटल जाना लाजमी है। तो मॉडरेट इलनेस के ऊपर एक प्राइमरी केयर हेल्थ प्रोवाइडर को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट की क्लिनिकल असेसमेंट करना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा था, रिस्क फैक्टर्स को माइंड में रखना होगा कि एक पेशेंट जिसको कोई एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर नहीं है, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसको दूसरे पेशेंट से अलहदा जो है हम रिस्क ग्रुप के ऊपर डालेंगे, जिसके अंदर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां या अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो तमाम पेशेंट्स को हम एक ही कैटेगरी में या एक ही पैमाने से नहीं ट्रीट कर सकते। हमें इंडिविजुअल पेशेंट की इंडिविजुअल क्लिनिकल असेसमेंट करनी होगी, और उसके अलावा उसकी जो लैब्स हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, मज़ीद डिटेल में करेंगे, उनको साथ रख के रीड करना होगा और डिसीजन लेना होगा। जैसा आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, इसमें भी यही डिजीज़ की स्टेजेस, एसिम्टोमेटिक नीचे से अगर देखें, माइल्ड सिम्टम्स के साथ डिजीज़, मॉडरेट सिम्टम्स के साथ और स्वेयर सिम्टम्स के साथ। स्वेयर से आगे फिर क्रिटिकल स्टेज है जो इंतहाई ख़तरनाक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये शो हो रहा है कि जो लोग इन्फेक्ट होते हैं उसमें एसिम्टोमेटिक कितने परसेंट होते हैं। तो आप देखें कि एसिम्टोमेटिक का जो हाइट है वो ऑरेंज कलर में सबसे ज़्यादा है। माइल्ड केसेस जो हैं उसके बाद हैं, उसके बाद मॉडरेट केसेस और माइल्ड केसेस तकरीबन एक बराबर। इसका सादे तरीके से मैं आपको समझाऊं कि अगर 100 लोगों को कोरोना बीमारी हुई है तो उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्टोमेटिक होंगे, जो बग़ैर किसी इलाज के और तकलीफ़ के ठीक हो जाएंगे। उसके बाद एक बड़ा नंबर जो मरीज़ों का होगा वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ बग़ैर इलाज के घर पे डॉक्टर के साथ राब्ते में रहते हुए अपने फिजिशियन की गाइडलाइंस के मुताबिक अमल करते हुए वो भी रिकवर कर जाएंगे। मॉडरेट सिम्टम्स डिजीज़ जो है
इसको भी जैसे मैंने कहा घर पे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिशियन के लिए कि आपका डॉक्टर मुतमईन हो, आपका अगर घर पे इलाज हो रहा है और तमाम चीज़ें मॉनिटर हो रही हों आपकी। और सीवियर सिम्पटम्स तो हॉस्पिटल एडमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हाँ, जैसे हम पिछली वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं, जब किसी पेशेंट को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए या कोरोना की अलामात शुरू हो जाएँ तो बेस लाइन टेस्ट हम करते हैं, जिसमें एक टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंस है उसमें, हमें सबसे पहले पता चलेगा कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर किसी का SARS-CoV-2 PCR पॉजिटिव ना हो, अलामात हों, तो हम बखूबी देख सकते हैं, इस टेस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। कंप्लीट ब्लड काउंट का फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरियल और वायरल में हम फ़र्क कर सकेंगे, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जैसा आप जानते हैं कि उसमें एंटीबायोटिक्स ज़रूरी होती हैं और एंटीबायोटिक से ही बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर आपको वायरल इन्फेक्शन की इंडिकेशन मिल रही है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे फ़र्क करेंगे वायरल में और बैक्टीरियल में। तो और वायरल इन्फेक्शन के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स चाहिए होंगे, मुकम्मल रेस्ट चाहिए होगा, एंड द वायरस रन्स इट्स कोर्स ओवर 7 to 10 डेज़, और मरीज़ जो है ना बग़ैर किसी ज़्यादा अद्वियात के और बग़ैर इलाज के रिकवर कर जाता है, जैसा पिछली स्लाइड में हमने आपको दिखाया। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंप्लीट ब्लड काउंट में हम वाइट ब्लड सेल्स को देखेंगे। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये इनका जो रोल है, ये इनका बल्कि जॉब है इनकी कि किलिंग इन्फेक्शंस। अब नॉर्मल ब्लड काउंट जो है, ये रेंज करता है 4000 to 11000 सेल्स पर लीटर ऑफ ब्लड। अब अगर ये काउंट ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है, यानी 11000 से ज़्यादा हो, जिसको हम WBC कहते हैं, तो इसका मतलब है कंफर्म कि इन्फेक्शन मौजूद है। लेकिन अब ये डिफरेंशिएशन या ये फ़र्क हम नहीं कर सकते कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल है। और एक चीज़ याद रखें, तमाम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स एंड इवन जनरल ऑडियंस, कि गेस नहीं चलेगा, तुक्का नहीं चलेगा। WBC काउंट ज़्यादा हो गया है मींस इन्फेक्शन है, अभी ये नहीं मालूम कि बैक्टीरियल है या वायरल है। ये प्लीज़ याद रखें, नो गेसिंग। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल, हम जो नेक्स्ट चीज़ जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल काउंट या DLC। तो ये जो वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल काउंट है, इससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल है। और वाइट सेल्स, जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, 5 किस्म के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेजोफिल्स। इनकी अपनी एक रेशो होती है। यूँ समझें कि अगर 100 वाइट सेल्स हैं तो उसमें 40 to 60% न्यूट्रोफिल्स होंगे, लिम्फोसाइट 20 to 40% होंगे, लिम्फोसाइट में B सेल्स और T सेल्स दोनों हैं, मोनोसाइट्स 2 to 8% होंगे, इसिनोफिल्स 1 to 4%, ये मैं नॉर्मल रेंज की बात कर रहा हूँ, और बेजोफिल 0.5 to 1% हो सकते हैं नॉर्मल ब्लड काउंट के अंदर। प्लीज़ याद रखें कि DLC के अंदर an increase in one type of white blood cells can cause a decrease in other type of white blood cells. मिसाल के तौर पे, if you have a bacterial infection, you will have an increase of neutrophils and a decrease in lymphocytes. On the other hand, indicates toward viral infection. अगर आपको यही चीज़ जो है न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज़ हो जाएं और लिम्फोसाइट इंक्रीज़ हो जाएं, तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस इसी तरीके से रीड करनी होगी। अब एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स फ़र्ज़ करें 80% पर चले जाते हैं, और लो लेवल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स फ़र्ज़ करें वो, जैसे कि हमने कहा था लिम्फोसाइट्स का नॉर्मल रेंज कितनी है 20 to 40, लिम्फोसाइट्स कम हो जाएं और वो फ़र्ज़ करें 10 पे आ जाएं और न्यूट्रोफिल्स 80 पे चले गए हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऑन द अदर हैंड, अगर न्यूट्रोफिल्स का लेवल लो हो जाए, जैसे ऊपर हमने नॉर्मल शो किया था आपको 40 to 60%, और न्यूट्रोफिल का लेवल कम होके 30 पे आ जाए, और लिम्फोसाइट्स का लेवल जो है वो जो नॉर्मल हमने आपको बताया था 20 to 40, उससे बढ़ के 60% पे चला जाए, दिस इज़ अगेन ऑन द अदर हैंड अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन। जी, जैसा आपने देखा, हमने 5 किस्म के वाइट सेल्स का जिक्र किया,
और ये भी प्लीज़ याद रखें कि हम यहाँ पे कोविड को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी और बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको मैं ज़रा लाइट से टच कर लूँगा, उनके नाम ले लूँगा, जिनमें ये वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल जो है डिफरेंट तरीके से कम हो जाते हैं और वो और बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हम फोकस करेंगे कोविड-19 के ऊपर। तो कोविड-19 में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो पिक्चर आती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सॉरी, वायरल इन्फेक्शन की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हैं, जो कॉमन पैथोजेन हैं बैक्टीरियल, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, एम कैटरालिस है, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनी है और इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मेथिसिलिन रेजिस्टेंट। और एक और कॉमन जो बैक्टीरिया इस कोविड-19 डिजीज़ में आइडेंटिफाई हुआ, दैट इज़ एसिनेक्टोबैक्टर बोमेनाई। तो अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट में, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर भी इस तरह की पिक्चर आ रही है, तो फिर आप, जैसे मैं पहली स्टेजेस के अंदर कहता रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स इसमें इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे एंटीबायोटिक हमें स्टार्ट करनी होंगी। अगर हमें सेकेंडरी सुपर इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट कर रहे हों जिनका मैंने नाम लिया, तो फिर हमें ऐसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चूज़ करनी होगी जो इन पैथोजेंस को कवर कर सके। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट को, तो अगर वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो जाए तो मैंने बताया आपको कि वायरल इन्फेक्शन में कम होता है, और उसके अलावा भी कंडीशंस होती हैं जिनका मैंने कहा कि कोविड के अलावा कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कुछ इस तरह की पैदाइशी बीमारियां होती हैं जिनमें हमारी बोन मैरो का फंक्शन जो है मुतासर होता है, या कैंसर हैं, दूसरी डिजीज़ हैं जिसमें बोन मैरो डैमेज हो जाती है, रेडिएशंस हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, शदीद किस्म के दूसरे इन्फेक्शन हैं जो ब्लड सेल्स को जल्दी खा जाते हैं और ब्लड सेल की वाइट सेल कम हो जाते हैं। कुछ अद्वियात ऐसी हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, ये भी डिस्ट्रॉय करती हैं हमारे सफ़ेद खुलियों को। और न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करूंगा कि न्यूट्रोफिल्स को यूँ समझें कि सिंपली ये जो पीप होती है, पस इज़ बेसिकली डेड न्यूट्रोफिल्स। तो वाइट सेल्स जो हैं, और कितनी कंडीशंस में, ए प्लास्टिक एनीमिया, लूपस है, माल न्यूट्रिशन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन्स डेफिशिएंसीज, रेडिएशन से भी, और ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनमें वाइट ब्लड काउंट हमारा कम हो जाता है। ये आपका फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसला कर सकता है कि आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट से वो क्या नतीजा अखज़ करता है अपनी क्लिनिकल असेसमेंट के बाद और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद। एक और टेस्ट जो बेसलाइन टेस्ट के साथ मैंने जिसका जिक्र किया था, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट के अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारे जिगर से पैदा होता है, और डिफरेंट जो वर्म वाली कंडीशंस होती हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहते हैं, उसमें हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन सबसे ज़्यादा, अगर हम इसको टेस्ट करें तो ये अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। और तेज़ी से बाज़ और कंडीशंस हैं, जैसे ट्रॉमा है, चोट लग जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ये इंपॉर्टेंट मार्कर है जो इंक्रीज़ करता है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करता है। और ख़ासकर कोरोना की जो है स्वेयर स्टेज डिजीज़ के ऊपर तो जितना ये ज़्यादा होगा, 75 से ऊपर जो है, ये आप इसको कट ऑफ या थ्रेशोल्ड वैल्यू समझें, ये ख़तरनाक हो सकता है और आपके फिजिशियन को डिसीजन लेना होता है, जहाँ पे फिर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान भी उसके मुताबिक ही आगे फॉलो होता है। और दूसरा ये कि अर्ली मार्कर है इन्फेक्शन का या इन्फ्लेमेशन का, और नॉर्मल रेंज इसकी किसी भी, जितने टेस्टों के मैं आगे जिक्र करूँगा, किसी भी टेस्ट की या लैब रिपोर्ट की जो भी वैल्यू हो, उसको प्लीज़, ये डिफरेंट होती हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर और डिफरेंट लैब्स की, तो आप नॉर्मल रेंज उस लैब की साथ ज़रूर देख लिया करें। जिस तरह यहाँ पे जो रेंजेस दी हुई हैं, तो ये एकेडमिक पर्पस के लिए दी गई हैं। आपको जो भी लैब रिज़ल्ट जहाँ से आपके पास पेशेंट का है, आपको उसके मुताबिक इंटरप्रेट करना है और उसकी वैल्यू भी इंटरप्रेट करनी है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी लैब से जो रिपोर्ट आती हैं उनमें 0 to 5 नेगेटिव कंसिडर किया जाता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर 5 से ज़्यादा हो तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन को हम वाइडली जो है ना, इनएक्सपेंसिव तरीका है,
आसानी के साथ इस बायोमार्कर के ज़रिए हम कोरिलेट कर सकते हैं सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ एंड मॉर्टेलिटी। तो हम कह सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन इज़ वाइडली यूज्ड टू मॉनिटर वेरियस इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, जो कंडीशंस होती हैं। हाँ, LDH ये एक और टेस्ट है जो अमूमन अब तो ये वो टेस्ट है जो पहले सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स और मेडिकल वाले जानते थे इनके नाम। तो ये लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, इस पे हम कुछ सेकंड बात करते हैं। LDH नॉर्मल रेंज जो है इसकी ब्लड के अंदर कुछ, जैसे पहले मैं लैब्स का कह चुका हूँ, तो वो एक दफ़ा ही उसको समझ लें कि आपको लैब की नॉर्मल रेंज के मुताबिक इसको रेंज करना है। 208 से 378 ये नॉर्मल है यूनिट पर लीटर। बाज़ जगहों पे ये भी है कि 344 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 214 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल में भी इसकी रेंज डिफरेंट हो सकती है। और नॉर्मली जो है ये जिस तरह आप स्लाइड में देख सकते हैं 140 यूनिट पर लीटर टू 280 यूनिट पर लीटर अडल्ट्स के लिए ये नॉर्मल रेंज है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की। LDH ये एंजाइम है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सेल्स, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर, जो खुलिए का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है। LDH जो है दिल के अंदर, जिगर के अंदर, RBCs के अंदर, किडनी के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, लंग्स के अंदर, ब्रेन्स के अंदर, ये हर जगह पाया जाता है। और मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इसका मालिक्यूलर वेट कितना है और या बाकी जो डिटेल्स हैं इसकी कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, LDH1 क्या है, 2 क्या है, लेकिन थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं कि LDH1 जो है ना वो इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इंजरी। LDH2 जो है दिस इंडिकेट्स पल्मोनरी इंजरी। तो इसको अगर, और LDH3 भी दैट आल्सो इंडिकेट्स पल्मोनरी इंजरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बायोमार्कर है जिससे हम कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिल सकती है। ये डी डाइमर पे हम बात कर लेते हैं 1-2 मिनट। ये भी वो टेस्ट है जो कोविड-19 पेशेंट्स, और आजकल को तकरीबन सबको ये टेस्ट का नाम याद आ गया होगा कि जैसे ये है कि इज़ अ फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। फिब्रिन क्या चीज़ है? फिब्रिन जो है वो मेन कंपोनेंट है जो थ्रम्बस, जो खून का लोथड़ा खून की रगों के अंदर बनता है। और ये आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि इसकी कट ऑफ वैल्यू जो है नॉर्मल वैल्यू, डी डाइमर अगर ज़्यादा हो तो हम डॉक्टर उससे क्या असेसमेंट करते हैं और क्या कंसिडर करते हैं। तो डी डाइमर ज़्यादा होने की सूरत में डॉक्टर को एक इंडिकेशन मिल जाती है कि उसको ट्रीटमेंट प्लान के अंदर कौन सी दवाइयाँ ऐड करनी हैं। जब हम बात करते हैं खून पतला करने वाली दवाइयाँ, तो ये वो स्टेज है, इसका ताल्लुक उनसे है। तो जैसे डी डाइमर की वैल्यू से मैंने आपको कहा कि इम्पॉर्टेंट फैसले हम करते हैं डॉक्टर्स। फिब्रिन का जैसे मैंने कहा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है और ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है। और प्रोटीज थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ये वो, बल्कि मैं चाहूँगा कि इस डिटेल में हम ना जाएं, हम लिमिटेड रखें अपनी इस डिटेल डिस्कशन को और कंसंट्रेट करें ज़्यादा क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर और क्लिनिकल असेसमेंट पे। तो दिस इज़ इनफ कि डी डाइमर के ऊपर जो बात हुई, हम अपने नेक्स्ट बायोमार्कर के ऊपर बात करते हैं। हाँ, सीरम फेरेटिन ये टेस्ट भी करवाया जाता है कोरोना मरीज़ों का। और सीरम फेरेटिन जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि फेरेटिन इज़ अ ब्लड प्रोटीन दैट कंटेन्स आयरन। अब ये फौलाद जिसको हम कहते हैं, सीरम फेरेटिन टेस्ट, इससे हमें पता चलता है कि हमारी जिस्म के अंदर आयरन के यानी फौलाद के स्टोर्स कितने हैं। नॉर्मल रेंज इसकी लिखी हुई है 20 to 250 अडल्ट्स के लिए, और इसी तरह फीमेल्स के लिए भी नॉर्मल रेंज लिखी हुई है 10 to 120। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि हमेशा जिस लैब से टेस्ट हुआ है उसकी नॉर्मल रेंज के साथ ज़रूर कंपेयर करें और एज फैक्टर को बीच में इंक्लूड रखें। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बायोमार्कर के ऊपर। सीरम फेरेटिन लेवल्स इन पेशेंट विद कोविड-19 माइट इफेक्टिवली डिफाइन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पता चल जाएगा कि मरीज़ की बीमारी की शिद्दत कितनी है। हाँ, इंटरल्यूकिन 6 का भी आपने देखा होगा, कुछ मरीजों के डॉक्टरों ने टेस्ट कराए होंगे। इंटरल्यूकिन 6 जो है बेसिकली दैट एक्ट्स एज बोथ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। IL-6 जो है ये की मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस का, साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको हम कहते हैं।
और वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आइंदा आने वाली सीवियर स्टेज के ऊपर भी इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे जो दिए हुए हैं। फिर मैं कहूँगा कि हमेशा जिस लैब की रिपोर्ट है अपने पेशेंट की एज के मुताबिक, एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस उनके मुताबिक, पेशेंट हार्ट पेशेंट है, पहले से क्लॉटिंग की हिस्ट्री मौजूद है यानी, उस रेफरेंस के साथ इसको आप रीड करेंगे इंटरल्यूकिन लेवल्स को। और इंटरल्यूकिन IL-6 लेवल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमें पता चले कि नमूनिया कितना शिद्दत का है। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन जिसको हम कहते हैं, जो क्रिटिकल स्टेज के अंदर आता है, जहाँ मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालना होता है, तो मरीज़ की स्टेज का और उसकी डिजीज़ की प्रोग्रेस का हमें अंदाज़ा हो सकता है, या रिकवरी का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बायोमार्कर है, इसको प्लीज़ याद रखें। और एक चीज़ और याद रखें कि एलिवेटेड कंसंट्रेशंस ऑफ इंटरल्यूकिन 6 may indicate an ongoing inflammatory response and could be consistent with systemic infections, localized infections और chronic inflammatory disease. इंटरल्यूकिन 6 जो है नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, जो कि किसी भी वर्म वाली कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में डायग्नोस्टिक तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए इस चीज़ को भी अब मद्देनज़र रखना होगा कि एलिवेटेड कंसंट्रेशंस ऑफ IL-6 मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद इन द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेशेंट, कि क्लिनिकल असेसमेंट साथ करनी होगी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो अमूमन सीवियर स्टेज डिजीज़ के ऊपर या क्रिटिकल स्टेज पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में करते हैं, लेकिन ये टेस्ट जो है डिजीज़ की सीवियरिटी के अलावा अर्ली स्टेज पे हमें अगर ये एलिवेटेड है तो ये भी इंडिकेट करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सुपर एडेड इन्फेक्शन इन्वॉल्व हैं या नहीं। प्रोकैल्सिटोनिन ये फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होता है हॉस्पिटल्स में, और इससे हम मरीज़ की डिज़ीज़ की सीवियरिटी का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। जिस तरह सीवियर स्टेज डिज़ीज़ और क्रिटिकल स्टेज डिज़ीज़ की हम नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में बात करेंगे, वहाँ पे हमें जिसको हम कहते हैं मल्टी सिस्टम या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, जहाँ पे तमाम जिस्म के अज़ा जो हैं काम करना छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए असेसमेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसका आप नाम याद रख लें। प्राइमरी केयर वाले जो है वो इससे जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं और हेल्प हो सकती है पेशेंट की मैनेजमेंट में। जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के पेशेंट इन्फेक्शंस में तमाम मरीज़ों को नमूनिया नहीं होता, और एक्सरे चेस्ट से हम आसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेट्स मौजूद हैं या नहीं, नमूनिया की अलामात मौजूद हैं या नहीं, और मरीज़ की जो क्लिनिकल अलामात हैं जिनको हम सिम्टम्स जो बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं उनके साथ कोरिलेट करके कोविड डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना या नमूनिया को अर्ली डिटेक्ट करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो एक्सरे चेस्ट जो है, हम माइल्ड स्टेज के अंदर भी अगर मरीज़ को खांसी बहुत ज़्यादा है या लंग इन्वॉल्वमेंट लग रही है तो वहाँ पे करवा लें एज अ बेस लाइन, या मॉडरेट स्टेज के ऊपर एक्सरे चेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि मॉडरेट स्टेज में जैसे मैंने कहा कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और एक्सरे चेस्ट में एक चीज़ जो ज़रूरी आपको जाननी है, जैसे स्लाइड में लिखे व्हाट यू नीड टू नो, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अ नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ डज नॉट एक्सक्लूड कोविड निमोनिया। एक चीज़ ये याद रखेंगे, नो सिंगल फीचर ऑफ कोविड-19 निमोनिया ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ स्पेसिफिक और डायग्नोस्टिक। ये चीज़ भी याद रखनी है। आपको कंबाइन करना होगा मल्टीफोकल पेरिफेरल लंग चेंजेस को। अगर ग्राउंड लॉस ओपेसिटीज़ नज़र आती हैं या कंसोलिडेशन नज़र आती है, बेहतर है कि आप ट्रस्ट करें, इन्वॉल्व करें अपने रेडियोलॉजिस्ट को, वो आपको ज़्यादा बेहतर। और रेडियोलॉजिस्ट के लिए मुझे एक दुख भी होता है बाज़ औक़ात कि रेडियोलॉजिस्ट के पास एक्सरे चेस्ट तो अवेलेबल होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री नहीं होती। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट स्पेशली इन हमारे मुल्क के अंदर। और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी याद रखने की है कि डायग्नोसिस मस्ट बी सॉरी जो चीज़ याद रखने की है कि हमारी जो तशख़ीस है, डायग्नोसिस माइट बी कॉम्प्लिकेटेड। कोविड-19 नमूनिया में स्पेशली इतनी आसानी नहीं होगी। फिर बाज़ औक़ात हमें नेक्स्ट स्टेज पे जाना पड़ता है और मज़ीद कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें HRCT का नाम आपने सुना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको एक एक्सरे चेस्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जिसमें हम एडिटिंग कर सकें या वो क्वालिटी जो आपको प्रेजेंट कर सकें स्लाइड्स के अंदर। स्लिप ऑफ टंग के भी इशू होते हैं, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिए। लास्ट स्लाइड के अंदर भी ट्यूमर, लास्ट वीडियो में भी
जो मैं कह रहा हूँ कि इन फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से स्लिप ऑफ टंग को या टाइपिंग एरर्स को, जैसे लास्ट वीडियो में भी हल्दी ट्यूमरिक उसके स्पेलिंग शायद गलत थे, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को इग्नोर करें और स्लिप ऑफ टंग को भी इग्नोर करें। तो इस तरह की पिक्चर नज़र आती है आपको कोविड-19 में एक्सरे चेस्ट के ऊपर। हाँ, एचआरसीटी आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी को कोरोना हुआ हो या किसी के रिलेटिव को हुआ हो, तो एचआरसीटी मींस हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो कि सीटी स्कैन होता है और फेफड़ों के लिए हम करते हैं, और इससे डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिल सकती है। दोनों एक्यूट और क्रॉनिक डिफ्यूज डिजीज़, लंग के फेफड़ों के टिश्यू की जो डिजीज़ हैं या सांस की नालियों की जो बीमारियां हैं, उससे बखूबी हम अंदाज़ा कर सकते हैं। और एचआरसीटी इसके अलावा बाकी जो कंडीशंस लिखी हुई हैं डिजीज़ के नाम, इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, इसी तरह पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और जो है ना बाकी कंडीशन है नीमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस का, खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ नाम ही मेंशन करते हैं हम। डिफ्यूज़ एल्वियोलर इंजरी, तमाम चीज़ें एचआरसीटी से डिटेक्ट हो सकती हैं। और एचआरसीटी की मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक पिक्चर इमेज भी दिखा दूं। मेडिकल हिस्ट्री जो है इसको ज़रूर याद रखना है। प्राइमरी केयर हेल्थ प्रोवाइडर से मैं रिक्वेस्ट बार बार करूंगा कि मेडिकल हिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लंग एचआरसीटी। सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि नॉर्मल एक्सरे चेस्ट में और एचआरसीटी के इमेजेस में क्या फ़र्क होता है। एचआरसीटी बहुत डिटेल में होता है और फिर इसके इमेजेस को रिकन्स्ट्रक्ट करके रेडियोलॉजिस्ट जो है बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर सेगमेंटल जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं कि लंग के किस किस सेगमेंट्स में, किस किस लोब में कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। इसी के ऊपर इन्हीं फिल्म्स को देख के एचआरसीटी की रेडियोलॉजी जो है आपको अपना ओपिनियन देता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट की मैनेजमेंट में। और पेशेंट को जहाँ हम कहते हैं कि पेशेंट अब एडमिशन हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए बेहतर होता है कि ये जो स्टेज जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ द मॉडरेट स्टेज डिजीज़, दिस इज़ एक्चुअली द टाइम कि जब लंग इन्वॉल्वमेंट आपको मालूम हो जाए, इस स्टेज के ऊपर लाजमी एचआरसीटी होना चाहिए। इससे पहले वीडियोज़ में मैं कहता रहा हूँ कि एचआरसीटी ना करवाएं, रुकें, डॉक्टर से मशवरा करें। दैट वाज द रीज़न कि दिस इज़ द स्टेज, क्योंकि एचआरसीटी में रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए जब इस स्टेज पे हम आएंगे तो एचआरसीटी जब ज़रूरी हो जाएगा, आपका फिजिशियन आपको लिखे तो उसका करवाना इंतहाई ज़रूरी है। इससे एक मरीज़ की जान बचाने में मदद मिल सकती है। तो डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आज काफ़ी डिटेल में, कुछ बोरिंग भी रही होगी आपके लिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, जिसे हम कहते हैं जीपीस कहते हैं, और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इवन आम लोगों के लिए ये वो तमाम मालूमात हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किसी मरीज़ की जान बचाई जा सकती है अगर हम इस चीज़ को डिटेल में समझ लें। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आज तक मैंने अपनी किसी वीडियो में कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, लेकिन आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर और उन लोगों के साथ जिनके घर में कोरोना का मरीज़ मौजूद है, उनमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और बहुत सारी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। और जैसा आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया और डिटेल में बात की, हमने डिटेल में तो बहुत ज़्यादा नहीं की, सुपरफिशियली जितनी एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए काफ़ी होती है, हमने टेस्टों के ऊपर बात की। और ये वो तमाम चीज़ें हैं कि यहाँ से जब मैं शुरू में डे वन की वीडियो कर रहा था, तो मैं आपसे कह रहा था कि एकदम से ख़ुद से एंटीबायोटिक्स नहीं स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स से इम्यूनिटी कम होने का ख़तरा होता है। जब तक डॉक्टर कंफर्म ना कर ले कि साथ में पैरेलल बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, उस वक्त तक एंटीबायोटिक ना यूज़ करें। ख़ुद से स्टेरॉइड्स ना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने की एक स्टेज है, जैसा कि हमने कहा कि लंग इन्फिल्ट्रेट्स जब नज़र आ जाएं, या जिसको हम कहते हैं ARDS या नमूनिया डॉक्टर को नज़र आ जाए, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज़्यादा हो, दैट इज़ द स्टेज के जहाँ पे हमें स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती है। और इसी तरह डी डाइमर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। और डी डाइमर का लिंक जो है, जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उसमें एचआरसीटी के अलावा हम पल्मोनरी सीटी एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं, जिसमें हमें क्लियर कट जो फेफड़ों की खून की नालियों के अंदर क्लॉट्स हैं वो भी नज़र आ सकते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ऊपर सिर्फ 1 मिनट लास्ट में आपका मज़ीद लूँगा, और माजरत चाहूँगा बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका लिया। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि पेशेंट की डेथ्स क्यों हो रही हैं। हाँ, इसकी अलामात डिस्कस कर लेते हैं ज़्यादा डिटेल में। ये तो डिटेल्ड एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर शायद घंटों की
लेक्चर दिए जा सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर प्राइमरी केयर एंड माय जनरल ऑडियंस के सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना, छाती में दर्द का होना, खांसी का आना और दिल की धड़कन का इरेगुलर होना, तेज़ हो जाना, और उसके अलावा सर का हल्का हो जाना, चक्कर आना और पसीने का ज़्यादा आना, बुखार कंट्रोल ना हो, और लेग पेन अमूमन डीवीटी जिसको हम कहते हैं, उसमें जिन पेशेंट्स को हुआ हो या डॉक्टर्स प्राइमरी केयर में जानते हैं, तो डीवीटी में भी यही होता है कि हमारी निचले पाँव की वेंस के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं। तो आज इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगा कि इसके ऊपर बात हो, सिर्फ ये अलामात डिस्कस करना ज़रूरी थी कि बुखार हो शदीद, खांसी बहुत शदीद हो, छाती के अंदर दर्द महसूस करें और चक्कर आना या बहुत ज़्यादा पसीने आना, बहुत ज़्यादा बुखार होना, ये अलामात जो हैं। और एक चीज़ जो मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन अर्ली टीन एज में जब मैं किसी बीमारी की अलामात के बारे में पढ़ता था तो नेक्स्ट डे मुझे शक हो जाता था कि कहीं मुझे खुद तो ये बीमारी नहीं हो गई। तो आज भी प्लीज़ रिमेंबर कि जिन अलामात का हम जिक्र कर रहे हैं, चेस्ट पेन का हम कर रहे हैं, बुखार का कर रहे हैं, बाकी चीज़ें, तो शुरू की स्टेज में या माइल्ड केस के अंदर भी तो जिस्म में दर्द होते हैं, बुखार होता है, और बुखार के साथ जिस्म दर्द के साथ छाती में भी दर्द हो सकता है। ये वो दर्द नहीं है, प्लीज़ इसको आप ये ना समझें कि ये वो दर्द है फ़ौरन आप डर जाएं कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गई है। ऑलवेज कंसल्ट योर फिजिशियन, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को या किसी और ख़तरे की घंटी को जो बज रही हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट होगी, फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी जितनी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज़ जितना आप शेयर करेंगे, इसको सदका जारिया समझ के शेयर करें, और इस नीयत से शेयर करें कि किसी की जान बचाई जा सकती है, और बहुत सारे मेडिकल एरर्स जिनको टाइम के ऊपर हम रोक सकते हैं, उसमें भी हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच।